दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख। हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार साहू। दोस्तों, मैं इस वीडियो के थ्रू आप सभी को कोविड-19 के सिम्टम्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कोविड-19 के पेशेंट को होम आइसोलेशंस पे कौन सा ट्रीटमेंट देना है और कोविड-19 के पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशंस कब करनी है और कोविड-19 के पेशेंट को किस टाइप की डाइट देनी है और कोविड-19 के प्रिवेंशंस क्या है, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप अच्छे से सुनिएगा और लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा स्टेप है आइडेंटिफिकेशंस ऑफ सिम्टम्स। कोविड की जो सिम्टम्स है उनको हमको आइडेंटिफिकेशंस करना है। तो कोविड के सिम्टम्स मेनली फीवर, हेडेक, डायरिया, बॉडी एक, रैशेस, टेस्टलेस, कफिंग, स्नीजिंग एंड मैनी अदर सिम्टम्स हैं। इनमें से अगर कोई भी सिम्टम्स कोई भी पर्सन्स में डेवलप हो रहे हो तो उनको तुरंत आइडेंटिफिकेशंस कर लेनी चाहिए और आइडेंटिफिकेशंस कर उनको कोविड का इन्फेक्शंस एक्चुअल में हुआ है कि नहीं हुआ है उनको कंफर्म करने के लिए उनको कोविड टेस्ट करा लेनी चाहिए। तो कोविड टेस्ट मेनली 2 टाइप्स के होते हैं अभी फिलहाल, एंटीजन टेस्ट एंड आरटीपीसीआर टेस्ट। एंटीजन टेस्ट का रिपोर्ट 10 से 15 मिनट के अंतर्गत हमें मिल जाती है, जिससे हम आसानी से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जबकि आरटीपीसीआर का टेस्ट का रिपोर्ट 2 से 4 दिन का समय लग सकता है, इसलिए हम एंटीजन टेस्ट को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। तो हमारा सिम्टम्स आइडेंटिफिकेशन होने के बाद हमें कोविड टेस्ट करानी है और कोविड टेस्ट कराने के बाद हमें होम आइसोलेशन पे रहकर हमको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। तो ट्रीटमेंट में हमारा सबसे पहला ट्रीटमेंट रहेगा पैरासीटामोल की टेबलेट। तो हमको पैरासीटामोल की टेबलेट कितनी मात्रा में लेनी है, तो हमें पैरासीटामोल की टेबलेट 500 mg आपको लो फीवर पे लेना है। अगर आपका फीवर हाई फीवर है तो आपको 600 mg टेबलेट ले लेनी है। और पैरासीटामोल कई अनेक नामों से आते हैं, जैसे कि क्रोसिन और डोलो 650 mg की टेबलेट भी मार्केट में अवेलेबल है, आप इनको भी परचेज कर सकते हो। तो पैरासीटामोल के अलावा आप आयुर्मेक्टिन की 12 mg की टेबलेट 3 दिन के लिए ले सकते हो, जिंक की टेबलेट 50 mg ले सकते हो, मल्टीविटामिन की टेबलेट या सिरप ले सकते हो, पेंटॉप की टेबलेट 40 mg ओडी ले सकते हो। दोस्तों, कुछ लोग शुरू में ही सिम्टम्स आने पे एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन जैसे एंटीबायोटिक यूज़ कर लेते हैं, तो ये मेडिसिन नुकसानदेह नहीं है। दोस्तों, अगर आप एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन की टेबलेट ले भी रहे हो तो आपको एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की टेबलेट आप 3 दिन के लिए एक टाइम ले सकते हो और डॉक्सीसाइक्लिन की टेबलेट आप 100 mg की टेबलेट आप 5 दिन के लिए एक टाइम ले सकते हो। ये एंटीबायोटिक इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि कोविड-19 के इन्फेक्शंस बॉडी में कहीं सेकेंडरी इन्फेक्शन क्रिएट ना करे, इसलिए इस एंटीबायोटिक को दिया जाता है। दोस्तों, ये होम आइसोलेशन पर आप रहकर ये ट्रीटमेंट ले सकते हो। मैंने खुद 12 दिन पहले अभी कोविड पॉजिटिव था, मैंने इसी मेडिकेशंस का यूज़ करके अपने आप को ठीक किया है, तो आप भी इसी मेडिकेशंस को ले सकते हो। दोस्तों, ये मेडिकेशंस के दौरान आपको लगातार आपका बॉडी टेम्परेचर, एसपीओ2 पल्स रेट और रेस्पिरेटरी रेट चेक करते रहना है। तो आपका बॉडी टेम्परेचर 90 से 100 के बीच है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परंतु आपका बॉडी टेम्परेचर हाई है तो आप पैरासीटामोल की टेबलेट ले सकते हो। दोस्तों, आपको मेडिकेशंस के दौरान आपको 3 से 4 चीज़ों का मॉनिटरिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। पहला है बॉडी टेम्परेचर, दूसरा है आपका एसपीओ2, तीसरा है पल्स रेट, चौथा है रेस्पिरेटरी रेट। तो आपका बॉडी टेम्परेचर 99 से 100 के बीच आ रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परंतु आपका बॉडी टेम्परेचर 103 से एबो आ रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेनी चाहिए। देन आपका एसपीओ2 93 से बिलो आ रहा है तो कहीं न कहीं डेंजरस हो सकता है, लेकिन आपका एसपीओ2 94 से एबो आ रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई बार आपका एसपीओ2 94 के एबो होने के बावजूद भी आपको सांस लेने में तकलीफ़ें आ रही है तो आप 6 मिनट वॉक करके अपना दोबारा एसपीओ2 मॉनिटरिंग कर सकते हो और 6 मिनट वॉक करके आपका एसपीओ2 अगर 94 से
बिलो आ रहा है, सीधा 5% गिर जा रहा है। जैसे पहले 94 था, अब 90 हो गया। तो इस कंडीशन पे आपको ऑक्सीजन थेरेपी की नीड हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन की नीड हो सकती है। देन आती है आपका पल्स रेट। पल्स रेट आपका नॉर्मली 72 होनी चाहिए, परंतु कई कई लोगों का 80, 90, 100 के बीच आती है। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको फीवर है तो जाहिर सी बात है कि आपका पल्स रेट भी बढ़ा हुआ रहेगा। आपका फीवर जैसे ही कम होगा, आपका पल्स रेट भी कम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अलग सा कोई मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देन आपका रेस्पिरेटरी रेट, आपका रेस्पिरेटरी रेट 1 मिनट में 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 24 से ज़्यादा आ रही है तो आपके लिए डेंजरस हो सकती है। आपका रेस्पिरेटरी रेट आप कैसे चेक करेंगे? तो आपका रेस्पिरेटरी रेट आप खुद से चेक नहीं कीजिए, क्योंकि आप खुद से चेक करोगे तो आप जल्दी जल्दी ब्रीथ करके आप ज़्यादा ही काउंट कर लोगे, जिससे आपका रेस्पिरेटरी रेट गलत आएगा। तो आप कहीं रेस्ट कर रहे हो या आराम कर रहे हो तो आप किसी अन्य को बोल के आपको बिना बताए आपका रेस्पिरेटरी रेट चेक कर लेंगे, जिससे आपका रेस्पिरेटरी रेट सही मॉनिटरिंग होगा। तो आपको मेडिकेशंस के दौरान इन चारों चीज़ों को लगातार चेक करते रहना है। दोस्तों, कई लोगों को कफिंग की काफ़ी समस्याएं, एलर्जी की टेबलेट, मोनोल्यूकास्ट या फिर लियोसेट्रिजिन की टेबलेट रात में ओडी दे सकते हो। दोस्तों, कई लोगों को ब्रीथ लेने में काफ़ी तकलीफ़ें होती है, तो ब्रीथ लेने में अगर आपको तकलीफ़ हो रही हो तो आप इन्हेलर स्टेरॉइड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका ब्रीथ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप इस स्टेरॉइड को टेबलेट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। दोस्तों, अब हमें ब्लड टेस्ट कब करा लेनी चाहिए? तो दोस्तों, हमें वैसे शुरू में ब्लड टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपका सिम्टम्स 3 से 4 दिनों में मेडिकेशंस के बावजूद सबसाइड नहीं हो रहे हो तो आपको ब्लड टेस्ट में सीबीसी और सीआरपी टेस्ट करा ही लेनी चाहिए। इन टेस्ट से हमको ये पता चल जाता है कि हमारे बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। सीआरपी टेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि हमारे बॉडी में इन्फेक्शंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अब दोस्तों, अगर आपका SpO2 लेवल 93 से बिलो और आपका बॉडी टेम्परेचर 100 से एबो और आपका रेस्पिरेटरी रेट 24 से बोलते बोलते हफलाने लग रहे हो, तो आप माइल्ड से मॉडरेट की केस में जा रहे हो। तो इस कंडीशंस में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट ले लेनी चाहिए और उनके अकॉर्डिंग ही हॉस्पिटलाइजेशन हो जानी चाहिए। दोस्तों, हमें माइल्ड से मॉडरेट की कंडीशन में हॉस्पिटल में शिफ्ट इसलिए होना पड़ता है क्योंकि हम माइल्ड केस में जो चीज़ होम आइसोलेशन पे हम टेबलेट के फॉर्म में ले रहे होते हैं, वो हॉस्पिटल में इंजेक्शन के फॉर्म में लेना पड़ता है। इसीलिए हमको माइल्ड से मॉडरेट की केस में हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है, जैसे कि ऑक्सीजन थेरेपी। और हॉस्पिटल में हम लो मॉलिक्यूलर का हिपेरिन भी इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं, क्योंकि कोविड-19 के इन्फेक्शन के कारण ब्लड वेजल्स में ब्लड का क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है और उस क्लॉट हुए ब्लड को डिसॉल्व करने के लिए हम लो मॉलिक्यूलर हिपेरिन इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं, जिसके कारण हमें हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है माइल्ड से मॉडरेट की केस में। दोस्तों, आप होम क्वारंटीन में अपने ख्याल को रखते हुए कुछ विशेष बातों का ज़रूर ध्यान रखें, जैसे कि आप अपना डेली रूटीन बना के रखें, समय पर उठें, समय पर स्नान करें और समय पर भोजन करें, समय पर मेडिकेशंस लें। आप अपने भोजन को संतुलित रखें, आप ऐसे भोजन को लें जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। आप तली भुनी या फिर मसालेदार चीज़ का सेवन ना करें। आप गर्म पानी पिए, चाय पिए। अगर आपके गले में खराश आ रही हो तो आप लगातार दिन में 2 से 3 बार गुनगुने पानी से गरारे ले सकते हैं, इससे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगी। तो आप रेस्ट करते समय बीच बीच में पेट के बल सोए और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जरूर करें। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज स्पायरोमीटर और नॉर्मल बैलून से भी किया जा सकता है, तो आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जरूर करें। दोस्तों, इन्फेक्शंस को बीट करने के लिए मन का पॉजिटिविटी होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप घर पर रहकर कोई निगेटिव न्यूज़ ना पढ़ें, निगेटिव न्यूज़ ना देखें, जैसे कि कोविड-19 का डेथ रेट। आप छोटी छोटी रिक्रिएशन लाइक बुक पढ़ें, कार्ड गेम खेलें और अपने परिवारजनों के साथ वीडियो चैट में जुड़कर
अपने आप को व्यस्त रखिए, जिससे आपका माइंड पॉजिटिविटी में रहेगा और आपका मन उदासीनता नहीं रहेगी, जिससे आपको रिकवरी जल्दी मिलेगी। दोस्तों अब आते हैं कोविड-19 के प्रिवेंशन। तो कोविड-19 के प्रिवेंशन है, फर्स्टली वियर मास्क, आपको हमेशा मास्क पहननी है। दूसरा हैंड वॉश करते रहना है, आपको सैनिटाइजिंग करते रहना है। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स शो हो रहे हो तो अपने आप को आइसोलेट रखना है और स्टे होम रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पे जानी नहीं है। थैंक यू दोस्तों।